नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गायत्री सिम्याल और आप इस टाइम देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। दफ़ा 370 टूटने के बाद डोमिसाइल लॉ की जो प्रक्रिया है वो हमारे जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी डोमिसाइल लॉ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए, जो कि ऑनलाइन सर्विस रखी गई है। इसी विषय में एक हेल्पलाइन जारी की गई है एक्स फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री कविंदर गुप्ता जी ने। इसी विषय में इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये सोचा कि जो डोमिसाइल लॉ की जो प्रक्रिया शुरू हुई है हमारे जे.एंड.के में, उसको इजीली अप्लाई करने के लिए उन्होंने हेल्पलाइन एक स्टार्ट की है। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, पहले आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी। जो डोमिसाइल लॉ है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें अभी तक इसके फ़ायदे और नुकसान समझ नहीं आए। क्या आप आसान भाषा में हमें समझा सकते हो कि डोमिसाइल लॉ एक्चुअली किसके लिए इम्प्लीमेंट हुआ हमारे जे.एंड.के में? देखिए, आप जानते हैं धारा 370 टूटने के बाद जो एक पीआरसी का सिस्टम था, स्टेट सब्जेक्ट का सिस्टम था, उसको ख़त्म किया गया। आप सब जानते हैं कि पिछले 70 सालों से ये जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ थे, उनको यहाँ पर कोई अधिकार नहीं मिले थे। उस वक्त जब 1947 में इस प्रकार की घटनाएं हुई, अगर वो जम्मू कश्मीर से पार चले जाते तो सभी अधिकार होते। ये कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया? उस वक्त हालात ऐसे थे, बॉर्डर पार करके आए थे। अगर जम्मू कश्मीर में वो रह गए तो उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। ये कैसा इंसाफ है? हम कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, 5 साल बाद वहाँ पर ग्रीन कार्ड उनका बन जाता है, लेकिन अपने देश में 70 सालों में उनको अधिकार नहीं मिले। ये किस प्रकार का न्याय है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, किन सरकारों ने ये किया? ये उस वक्त की नेहरू की गलती के कारण से आज वो लोग भुगत रहे थे। यहाँ पर वाल्मीकि समाज को लाया गया, यहाँ पर गोरखा समाज महाराजा की फौज में था, उनको अधिकार नहीं मिले। वो बशिंदे जो जम्मू कश्मीर में हैं, नौकरी बाहर जाके कैसे लेंगे? ये कौन सा न्याय है? हम वन नेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, क्या ये न्याय था? उसी प्रक्रिया में धारा 370 का तोड़ना यही कारण था। जो बार बार कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों नहीं कहा जाता हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है, मध्य प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने कमी रखी थी। सरकारों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बेरोजगारी हुई, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर मिलिटेंसी फैली। यही कारण था कि अपीजमेंट पॉलिसी के कारण से ये सारी चीज़ें हुई। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि उस धारा को ख़त्म करके जो लोग यहाँ पर आईएएस अफसर यहाँ पर बाहर से आते हैं, आज एम्स अगर यहाँ बनाने की बात की गई है, तो वहाँ पर एक भी व्यक्ति डॉक्टर क्यों आएगा जब उसको रहने के लिए अपना मकान नहीं होगा? जब उसको उसके बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे तो नौकरी कहीं और जा करके करेंगे। इसलिए पूरे भारत से कोई भी व्यक्ति जो रूल्स बनाए हैं, 15 साल जो यहाँ रहा हो, 10वीं 12वीं की परीक्षा यहाँ पर पास की हो, पिछले 15 साल से रह रहा हो, उन लोगों के लिए डोमिसाइल का प्रावधान किया गया है। ये एक अच्छा डिसीजन है। अब कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहा है, उसको ये सुविधाएं मिलेंगी। सर, जो हेल्पलाइन आपने स्टार्ट की है, क्या आप हमें बता सकते हैं आपने किस वार्ड में वो शुरू की है? देखिए, ऐसा है कि ये डोमिसाइल का जब नाम आया तो स्वाभाविक बात है कि सभी लोग उस सर्टिफिकेट को तैयार करेंगे जम्मू कश्मीर का अपने आप को बताने के लिए। अभी सरकार के पास भी इतनी सुविधा नहीं है। एक बहुत प्रेशर है ऑफिस पर भी, और कोरोना भी चल रहा है, ऑफिसर्स की ड्यूटी और लगी है। तो हमारा ये प्रयास था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम हर वार्ड में या 2-3 वार्ड जो इलाके को लेकर के, वहाँ पर कोई व्यक्ति कंप्यूटर लेकर के बैठे, जो इसका जानकार हो, जो लोगों की सेवा करना भी चाहता हो, वो वहाँ पर लोगों को फार्म भराने की सुविधा दी। हमने ये भी उनको कहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनको, तो वो भी सभी साथ में लगा करके ऑनलाइन वहाँ से अप्लाई हो जाए कि सरकार के उस चीज़ पर बोझ ना पड़े। तो इस प्रकार की सुविधा हम सभी जगह करेंगे। जो हमने 52 वार्ड में पहले ये किया है, उसमें हमारे एक मित्र हैं, सीए हैं, महीप जी हैं, तो उन्होंने अपने
सर्विसेज दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर लोगों के फ्री डॉक्यूमेंट्स जब वो लेकर के आएंगे उनको ऑनलाइन करूँगा। ये अच्छी बात है। इस तरह से लोग और भी आगे आ रहे हैं। उन्होंने हमें कहा कि उन्होंने ऑफ़र दी है, तो लोगों को जो प्रेशर, कई लोग अनपढ़ रहते हैं, मैं उनके कारण से वो फार्म भी नहीं भर सकते। अगर फार्म भरने जाते हैं तो बाहर कोई ऑफिस में बाहर बैठा होता है 100 रुपये का फार्म भरने वाला। इस सारी सुविधा को भारतीय जनता पार्टी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में डोर स्टेप पर देगी, ऐसा हमारा प्रयास है। अगला सवाल सर आपसे मेरा ये है, जेके एसएसबी के 2016 के जो फॉर्म्स लगाए थे नौकरियों के लिए हमारे जम्मू कश्मीर की यूथ ने, वो 19/6 को जो है उनको एक नोटिस आया है कि वो फॉर्म जो है वो विड्रॉ हो चुके हैं। क्या इस बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तो किन्हीं कारणों से वो फार्मों के लिए जो उसके लिए एग्ज़ाम होना था या उनके लिए जो भी इंटरव्यू का सिस्टम था उसको नहीं किया, उसको प्रक्रिया को नहीं किया। पिछले 2 साल से यहाँ पर ना तो यहाँ पर सरकार थी, जो एक पोलिटिकल सरकार वो नहीं थी। तो यूटी का जो प्रावधान हुआ उसके अपने रूल्स बने, और उस रूल्स में क्या होता है, अब जो कई लोग उसमें जो 2016 में या 4 साल बाद फार्म भरे होंगे तो उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम रही होगी, सरकार के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से, अगर 4 साल पहले किसी ने फार्म भरा, आज वो ओवर एज होता है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। सर कल से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, घाटी की अगर बात करें, कल एक बच्चे की फ़ोटो जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे छा चुकी है कि वो बच्चा अपने दादा की छाती पे बैठा हुआ है। इसको पॉलिटिक्स के माध्यम से लोगों को दर्शाया जा रहा है उस फ़ोटो को, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, नंबर एक तो मैं कहूँगा कि जो अपने नाना के साथ वो बच्चा जो जा रहा था मस्जिद से, उस पर गोलाबारी होती है, उसका नाना मर जाता है, तो ये एक तो ये बड़ी बर्बरतापूर्ण हत्या है, या कायरता है। तो कुल मिलाकर के इससे एक सीख मिलती है हमें। कश्मीर के लोग, उनको ये समझना होगा कि मिलिटेंट साहब के सगे नहीं हैं। ये जहाँ पर भी इनको प्रहार करने का मौका मिलेगा, आज ये उस घर में हुआ है, कल को दूसरे घर में हो सकता है, कोई भी मिलिटेंसी का निशाना बन सकता है। नंबर एक तो ये समझना हो। जो लोग अपने घरों में छुपाते हैं, जो अपने मस्जिद में छुपे रहते हैं, मैं उन राजनेताओं से भी सवाल करता हूँ जो मिलिटेंसी का समर्थन करते हैं। आज क्यों ये जो कोई हुर्रियत के लोग या दूसरे लोग इस्तीफे देने जा रहे, कारण ये है कि हवाला का जो पैसा आता था, जो उनको मिलिटेंसी फैलाने के लिए, पत्थरबाज पैदा करने के लिए पैसा मिलता था, आज उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लगाई है। ये बहुत अच्छा कदम है। मिलिटेंसी की बात करें तो पिछले लगभग ये 6 महीने में मोर देन 150 जो मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। मिलिटेंट्स को ख़त्म किया जाएगा, और ख़ास करके कश्मीर का जो सूफियाना हमारा कल्चर था उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, स्थानीय कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों का साथ मत दीजिए। किसी के सगे नहीं हो सकते। जब भी कोई इस प्रकार की घटना ये करेंगे, ये कल को हमारे घर में आग लग सकती है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, यात्रा को लेके, जो अमरनाथ यात्रा के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं आ रही कि यात्रा शुरू होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से जो मापदंड अपनाए गए हैं वो ज़रूरी भी हैं। नंबर एक, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इस कोरोना की महामारी के कारण से लोग बड़ी समस्या में हैं। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ, लेकिन डर लगता है जाते हुए। इसी प्रकार से धार्मिक संस्थानों को बंद किया गया है, कारण कि जब हम लोग इकट्ठे होंगे, हम ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपने जो उद्बोधन में ये बात साफ कही है कि अभी भी इसकी कोई डर ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए यात्रा को एक तो लिमिटेड किया गया है, जो 45 दिन की या इस प्रकार की यात्रा होती है उसको 15 दिन के लिए रखा गया है। इसके साथ ही जो रोज़ लोग जाते थे, जब वो कम मात्रा में जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, और 15 जुलाई से ये अलाउ किया गया है। ठीक है, इस यात्रा का, हालांकि माता वैष्णो देवी की यात्रा जो 1.25 करोड़ हर वर्ष होती है उसको भी रोका गया है, लेकिन इस यात्रा को अलाउ करना ज़रूरी भी था। बाकी समय के अनुसार सभी जो चीज़ें हैं, कौन लोग जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते, अभी सरकार ने इस पर जो निर्णय करना है वो अभी हमें सामने आ जाएगा।
ये थे हमारे साथ श्री कविंदर गुप्ता जी, बीजेपी के एक्स फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी। इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चनों पे रोशनी डाली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इन्होंने जो हेल्पलाइन एक स्टार्ट की है डोमिसाइल लॉ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप इनकी तरफ से लिया गया है, वार्ड नंबर 52 में लिया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो डोमिसाइल लॉ है उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो इसी तरीके की नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। मैं हूँ गायत्री सेमयाल, कैमरा पर्सन मोहिंदरजीत सिंह के साथ। नमस्कार।